चलिए हम सभी आप कोडिंग कंटिन्यू करो, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार आज का जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट करना है, उसके अंदर हम लोगों ने मस्कुलो स्केलेटन जो है ना वो सिस्टम को कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का अपर लिम्ब आएगा। अपर लिम्ब के अंदर आप लोगों ने बुक के अंदर भी पढ़ा होगा, आपकी बुक के अंदर लिखा होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोगों ने ब्रैकियल प्लेक्सिस को जो है ना वो डिस्कस करना है। तो अब इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस भी बता देता हूँ कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, या इसकी जो है ना वो क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस है। मोस्टली जो आप लोगों के एनएलई के अंदर या एनआरई के अंदर एनाटॉमी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादातर वो पूछते होते हैं अपर लिम्ब का, ठीक है, उसके बाद लोअर लिम्ब का, या फिर एब्डोमेन का। मतलब एग्जाम के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एनाटॉमी के, उसमें अपर लिम्ब एनाटॉमी आती है, लोअर लिम्ब एनाटॉमी आती है, और इसी तरह न्यूरो एनाटॉमी है। ये तीन चीजें जो है ना वो ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछते होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो अपर लिम्ब एनाटॉमी के अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सिस का टॉपिक आता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है, मतलब इसकी क्या डेफिनेशन है। फिर उसके बाद आगे इसकी जो है ना वो एनाटॉमी के अंदर या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली आपके अपर लिम्ब के अंदर जो है ना एक ग्रुप होता है नर्व्स का। तो अगर मैं अपर लिम्ब के अंदर ग्रुप ऑफ नर्व्स को डिस्कस करूं, और वो नर्व्स आपके अपर लिम्ब के जो मसल्स हैं उनको इनर्वेट करेंगी, उस ग्रुप ऑफ नर्व्स को बोलते होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ नर्व्स होंगी उनका फंक्शन क्या होगा, आपका जो अपर लिम्ब है उसके जितने भी मसल्स आते हैं उनको इनर्वेट करना। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन वो आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसके कितने जो है ना वो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर कितने टोटल कंपोनेंट्स हैं। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस आपके पास 5 कंपोनेंट से बना होता है। अब वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है रूट, सेकंड पे आपके पास आएगा ट्रंक, और थर्ड पे आपके पास क्या आएगा, डिवीजन, और फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है कोर्ट, और लास्ट पे फिफ्थ नंबर पे आपके पास आएगा ब्रांचेस। ये बेसिकली 5 जो है ना वो आपके पास कंपोनेंट्स हैं जो मिल के क्या बनाते होते हैं, आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस को बनाते होते हैं। और मैं आप लोगों को ये लिख के दे रहा हूँ, आज इंशाल्लाह जब आप लोग आगे जाएंगे एनआरई के लिए या एनएलई के लिए, इसमें से आप लोगों को एग्जाम में लाजमी क्वेश्चन आने हैं। ये जो आप लोगों का अपर लिम्ब का मस्कुलोस्केलेटन के अंदर हम लोगों ने सेशन स्टार्ट की है, इसके अंदर सारी अपर लिम्ब की एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे। अपर लिम्ब की नर्व्स, लोअर लिम्ब की नर्व्स, फिर उससे रिलेटेड जो क्लिनिकल आप लोगों के एमसीक्यूज हैं वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे वन बाय वन जो है ना वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो 5 कंपोनेंट हैं, मतलब अगर मैं बात करूं रूट की, तो टोटल कितनी रूट्स होती हैं, टोटल आपने याद रखने 5 रूट्स हैं। फिर इसी तरह अगर वो ट्रंक की बात करें तो टोटल 3 ट्रंक होते हैं। फिर इसी तरह अगर वो डिवीजन की बात करें तो टोटल आपके पास 6 डिवीजन है। और अगर वो कोड की बात करें तो कोड भी टोटल 3 है। और ब्रांचेज आपके पास डिफरेंट होती हैं, मतलब इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता, ये आपकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। अब हम इसको क्लिनिकली देखते हैं कि रूट कितनी कैसे 5 होती हैं, ट्रंक कैसे 5 है, डिवीजन कैसे 6 है, और कोड या फिर आगे ब्रांचेस कैसे आती हैं। तो ये सबसे पहले आपने लोगों ने एक जेन में रखने। सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ नर्व्स है आपके अपर लिम्ब के अंदर जो क्या करते हैं, आपके अपर लिम्ब की नर्व्स को, आपके अपर लिम्ब के मसल्स को इनर्वेट करते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सिस के कंपोनेंट कितने हैं, 5 हैं। वो 5 कंपोनेंट कौन से हैं, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड और ब्रांचेस। फिर ये भी एग्जाम में वो पूछ लेते हैं टोटल रूट कितनी है, टोटल ट्रंक कितने हैं, टोटल डिवीजन कितनी है, टोटल कोड्स कितने हैं। ये आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता कैसे है। ये जो हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़े हैं, हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा कि टोटल रूट 5 होती हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसके अंदर हमने पढ़ा इट इज द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व्स। अब ये नर्व्स कहाँ से आती हैं,
क्योंकि अगर वो नर्व्स मिलेंगी तो आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस बनेगा। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये जो नर्व्स हैं ये आपके स्पाइनल कोड से आती हैं, आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं। अब आपके स्पाइनल कोड के डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, लाइक सर्वाइकल सेगमेंट है, थोरेसिक सेगमेंट है, लंबर सेगमेंट है। आपने क्या याद रखना है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये आपका सर्वाइकल C5 से लेके C6, C7, C8 और उसके बाद आपका आता है T1। ये पांच आपके पास एक तरह से रूट्स हैं। C5 की रूट आएगी, मतलब जो C5 सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसकी आपके पास जो इंटीरियर रूट है, ठीक है। फिर इसी तरह C6 वर्टिब्रा है, C7 वर्टिब्रा है, C8 वर्टिब्रा और T1 है। मतलब ये जो पांच कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, रूट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रा करके बताऊंगा, फिर आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा। C5, C6 है, C7 है, C8 और T1। ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रा किए हैं, रूट्स ड्रा किए हैं। कि आपके पास जो C5 वर्टिब्रा है उसकी इंटीरियर रूट, आप लोगों की बुक के अंदर टर्म लिखी होती है, एक रेमस और एक टर्म होती है रेमाई। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज रेमस, व्हाट इज रेमाई, इनका आप लोगों को जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये एक नर्व है, मतलब ये नर्व जा रही है और आगे जाके अगर ये इस तरह से एक ब्रांच देती है, तो ये जो उसने एक ब्रांच दी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेमस बोलेंगे। मतलब ये कि नर्व की ब्रांच को हम लोग रेमस बोलते होते हैं। अगर मैं इस तरह की ब्रांचेस को इकट्ठा कर लूं तो वो क्या बनेगा, रेमाई बनेगा। तो रेमाई मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, रेमस एक ब्रांच होता है। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। आप लोगों ने याद ये रखने हैं कि ये जो रूट्स होती हैं ये आपकी इंटीरियर रेमस से बनी होती हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर ये जो C5 वर्टिब्रा इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच आगे की तरफ जा रही है, एक पीछे की तरफ जाती है। जो ब्रांच आगे की तरफ जाती है उसको इंटीरियर बोलते हैं, जो पीछे की तरफ आती है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। जो आपकी इंटीरियर ब्रांच होती है या इंटीरियर रेमस होता है, इसी का दूसरा नाम वेंट्रल भी होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर ये जो रूट्स हैं ये आपके वेंट्रल रेमस से बनी होती हैं। ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो C5 से स्टार्ट होगा, C6, C7, C8 और T1, ये क्या है, ये रूट है। आपने क्या याद रखना है कि अगर आप रूट्स को इकट्ठा करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ट्रंक बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि टोटल हमने पढ़ा तीन ट्रंक है, वो कैसे बनते हैं। तो अगर मैं ये C5 उसके बाद ये C6 है, इन दोनों रूट्स को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास ये एक ट्रंक बन जाएगा। फिर इसी तरह अगर मैं C8 और उसके बाद T1 को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास एक ट्रंक बन जाएगा। और C7 का अपना एक ट्रंक है, वो किसी के साथ भी मिलती नहीं है। तो आपने याद क्या रखना है कि अगर मैं C5 और C6 को इकट्ठा करूंगा तो एक ट्रंक बनेगा, अगर इसी तरह C8 और T1 को इकट्ठा करूंगा तो एक ट्रंक बनेगा। सेम इसी तरह C7 किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करती। अब ये जो ट्रंक है आपको इनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा तीन ट्रंक है और मैंने तीन आप लोगों को बना के दिखा दिए। ये जो सबसे ऊपर वाला है इसको बोलते हैं अपर ट्रंक, जो ये इसको बोलेंगे मिडिल ट्रंक, और ये जो सबसे नीचे इसको बोलते हैं लोअर ट्रंक। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन। आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ट्रंक आगे क्या बनाएगा, डिवीजन बनाएगा। तो ये जो अपर ट्रंक है इसकी दो डिवीजन है, एक इंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। फिर इसी तरह मिडिल ट्रंक उसकी भी दो डिवीजन है, एक इंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। सेम इसी तरह लोअर ट्रंक इसकी भी दो डिवीजन आती हैं, अपर आपके पास इंटीरियर आएगा और इसी तरह पोस्टीरियर आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये आपके पास आ जाएंगी डिवीजन। तो टोटल ऊपर हमने पढ़ा 6 डिवीजन है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये आपके पास 6 डिवीजन पूरी हो गई है। नेक्स्ट ये जो डिविजन्स हैं ये मिलके क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे। अब कोड कितने हैं, टोटल 3 हैं। अब हम देखते हैं कि ये कोड कैसे बनेंगे। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक है ये आगे इस तरह मूव करके आएगी। फिर इसी तरह ये जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक है ये भी आगे मूव करके आके इसके साथ मिल जाएगी। तो जो आपके पास कोड इंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक से बनता है उसको बोलते होते हैं लेटरल कोड। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ
मिडल ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लो ट्रंक, ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन मिलके क्या बनाएंगी, आपका पोस्टीरियर कोड बनाएंगी। अब पीछे क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा यहाँ पे ये जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ लो ट्रंक है, ये आगे जाके अपना एक कोड बनाती है जिसको बोलते होते हैं मीडियल कोड। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो कोड्स को याद रखने हैं। तो टोटल 3 कोड मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिए हैं। ये लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, आप लोगों को ये लेक्चर टेलीग्राम के ऊपर जो है ना वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। प्लीज इस लेक्चर को दोबारा अच्छे से सुन लीजिएगा अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा तो वो टाइम ज्यादा लगेगा, हमने चीजें ज्यादा कवर करनी है। तो ये मैंने आप लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सिस समझाया है, और आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप के ऊपर होना चाहिए। रूट्स क्या है, ट्रंक क्या है, डिवीजन क्या है, कोड्स क्या है, ये आपको आगे क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद है ब्रांचेस। आपने क्या याद रखना है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो कोड से निकलती होती है, लाइक लेटरल कोड है, पोस्टीरियर कोड है, मीडियल कोड है। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि आपके पास कौन सा कोड है और वो कौन सी जो है ना वो ब्रांच देगा। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये जो आपका लेटरल कोड है ये आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व देता है। अभी जस्ट मैं नर्व्स को बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग हर नर्व का फंक्शन, उसका क्लिनिकल जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो लेटरल कोड क्या बनाते हैं, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व बनाएगा, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो पोस्टीरियर कोड है, पोस्टीरियर कोड क्या बनाता है, ये बेसिकली आपके पास एक्सिलरी नर्व, फिर इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है ये आपकी रेडियल नर्व बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व किस से बनती हैं, पोस्टीरियर कोड से बनती हैं। और उसके बाद लास्ट पे आपके पास ये जो आपका मीडियल कोड आता है, इससे क्या बनती है, आपकी अल्नर नर्व बनती है। और पीछे आपकी बचेगी मीडियन नर्व। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है कि मीडियन नर्व कैसे बनती है। मीडियन नर्व भी आपके, अगर आप लेटरल और उसके बाद मीडियल कोड को इकट्ठा करेंगे तो आप लोगों की मीडियन नर्व बनेगी। तो मैं अब इसको रेस कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लें। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक दफा नर्व्स का बता देता हूँ। तो लेटर हमारे पास 3 कोड थे, एक लेटरल कोड है, और एक आपके पास पोस्टीरियर कोड है, और एक आपके पास कहते हैं मीडियल कोड। मैंने आपको बताया कि जो ब्रांचेस होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो कोड से बनती हैं। तो लेटरल कोड क्या बनाएगा, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। जो पोस्टीरियर कोड है ये क्या बनाएगा, एक्सिलरी नर्व बनाएगा। फिर इसी तरह ये आप लोगों की रेडियल नर्व बनाएगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा जो आपका मीडियल कोड आता है, मीडियल कोड से क्या बनेगा, आपकी अल्नर नर्व बनेगी। अगर मैं लेटरल कोड और मीडियल कोड दोनों को इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास मीडियन नर्व आ जाएगी। तो ये नर्व्स आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए, फिर आगे आप लोगों को जो है ना वो चीजें क्लियर होंगी। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व, ये वो नर्व्स हैं जो आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस से बनती हैं। और ये वो सारी की सारी नर्व्स हैं जिन्होंने आपके अपर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं उनको जो है ना वो इनर्वेट करना है। तो ये था सारा बेसिक्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्लिनिकल, कि भाई कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर अगर लेट्स सपोज कोई भी नर्व डैमेज होती है तो पर्सन को क्या सिम्टम आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपकी एक्सिलरी नर्व। तो अगेन एक्सिलरी नर्व की नर्व रूट क्या है, आप लोगों ने याद रखना है C5 और C6 वर्टिब्रा से जो नर्व निकलती हैं वो दोनों इकट्ठी होकर क्या बनाएंगे, आपकी एक्सिलरी नर्व बनाएंगी। तो ये जो C5 और C6 है, इट इज द नर्व रूट ऑफ एक्सिलरी, ये आप लोगों ने याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है। तो रूट वैल्यू क्या है, C5 और C6, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें पॉइंट ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो एक्सिलरी नर्व है, ये कौन सी ऐसी जो है ना वो आपके पास काजेज होती हैं जिनके अंदर इसकी इंजरी हो सकती है। मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सिलरी नर्व की इंजरी के क्या काजेज हैं। तो देखें, अगर तो आपके पास जो ह्यूमरस बोन है आपके अपर लिम्ब के अंदर, जो आपके आर्म के अंदर बोन है ह्यूमरस, अगर तो इसकी सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है, देखिए मैं यहाँ पे हर पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, और यही पॉइंट आपने याद रखने हैं कि अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की इंजरी होती है तो आपकी एक्सिलरी नर्व की इंजरी होगी। फिर इसी तरह अगर आपके पास क्या होता है, जो आपकी ह्यूमरस बोन है,
इसकी डिसलोकेशन होती है, अगर ये अपनी नॉर्मल जगह से डिस्प्लेस हो जाती है इंटीरियरली। तो अगर इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस हो तो तब भी एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है, ये आपको बताना चाहिए। अब लेट्स सपोज अगर इनमें से किसी भी वजह से पर्सन की एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो गया, तो पर्सन को क्या सिम्टम आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस पर्सन को फला फला सिम्टम आ रहे हैं? तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्सिलरी नर्व का नॉर्मल बॉडी में फंक्शन क्या है। तो आप लोगों को पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसकी जो है ना वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि भाई ये डैमेज आएगा। तो सबसे पहले एक्सिलरी नर्व का काम होता है आपके डेल्टॉइड मसल को इनर्वेट करना। डेल्टॉइड मसल का काम क्या होता है? आपके आर्म की अबडक्शन कराना। देखो, ये एक टर्म है, ए बी डक्शन। ए बी डक्शन इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने बाजू को दूर लेके जाओ, उसको बोलते हैं अबडक्शन। अगर आप अपने बाजू को बॉडी की तरफ लेके आओगे, उसको बोलते हैं अडक्शन। तो अगर बॉडी से दूर जाना है, दिस इज अबडक्शन, अगर नजदीक आना है, दिस इज अडक्शन। तो जो एक्सिलरी नर्व है, इसका काम है आपके आर्म की अबडक्शन कराना, अबडक्शन। अब ये जो अबडक्शन हो रही है, ये कौन कराता है? डेल्टॉइड मसल कराता है। डेल्टॉइड मसल को कौन सिग्नल देता है? एक्सिलरी नर्व देती है। एक फंक्शन ये याद रखने। सेकंड फंक्शन क्या याद रखने? कि जो आपका आर्म है, लेटरल आर्म, लेटरल आर्म, और उसके बाद जो डेल्टॉइड मसल है, इसके ऊपर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो एक्सिलरी नर्व का काम होता है। तो कोई भी नर्व अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो दो चीजें याद रखनी है, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन। तो सेंसरी फंक्शन क्या बताया? डेल्टॉइड के ऊपर सेंसेशन और लेटरल आर्म के ऊपर सेंसेशन, ये याद रखना है। अगर बात की जाए मोटर फंक्शन की, तो वो क्या याद रखना है? शोल्डर की अबडक्शन करवाना। अब लेट्स सपोज हमने पढ़ा कि भाई अगर किसी बंदे की एक्सिलरी नर्व की इंजरी होती है ड्यू टू ह्यूमरस फ्रैक्चर या डिसलोकेशन की वजह से, तो उसको सिम्टम क्या आएंगे? सबसे पहला, उसका डेल्टॉइड मसल इनर्वेट नहीं होगा, उसके डेल्टॉइड मसल को सप्लाई नहीं जाएगी, तो उसका डेल्टॉइड मसल फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका डेल्टॉइड मसल फ्लैट होगा, उसको इनर्वेशन नहीं मिलेगी, तो आपके आर्म की अबडक्शन नहीं होगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो लॉस ऑफ आर्म अबडक्शन होगा आपके शोल्डर जॉइंट के ऊपर। फिर उसके बाद आपकी जो सेंसेशन है आपके डेल्टॉइड के ऊपर और आपके जो लेटरल आर्म के ऊपर है, ये सेंसरी सेंसेशन भी लॉस हो जाएगी। तो ये तीन आप लोगों ने इसके अंदर क्लिनिकल पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर किसी की एक्सिलरी नर्व की इंजरी होती है तो हमारे पास वो इस तरह आएगा। ये थी आपका एक्सिलरी नर्व के बारे सबसे पहले देखो, अगेन मैं बता रहा हूँ, रट्टा नहीं लगाना। पहले नर्व याद रखो, फिर उसका सेंसरी और मोटर फंक्शन याद रखो। अगर वो इंजर्ड होगी तो उसके वो फंक्शन लॉस हो जाएंगे। तो ये जिस तरतीब से पढ़ा रहा हूँ उसी तरह ही याद रखिएगा। सेकंड हमारे पास नर्व आती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो अगेन सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ूंगा कि इस नर्व का नॉर्मल फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद इसके पॉइंट देखेंगे। तो देखें, इस नर्व का काम होता है, आपका जो बाइसेप्स रिफ्लेक्स है वो ड्यू टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होता है। फिर इसी तरह आपके फार आर्म की फ्लेक्शन और आपकी सुपीनेशन, देखो अगर आप अपने हाथ को सीधा करते हो ना, दिस इज कॉल्ड सुपीनेशन। अगर अपने हाथ को उल्टा करोगे, पुट्ठा करोगे, उसको बोलते हैं परोनेशन। तो पी से याद रख लो पुट्ठा, वो प्रोनेशन का मतलब होगा कि आप अपने हाथ को उल्टा कर रहे हो। तो इसका मतलब ये कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये आपके फार आर्म की क्या कराती है? फ्लेक्शन कराती है। और ये सुपीनेशन कराती है, आपके हाथ को ये सीधा करती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ना कि एक बंदा अपनी फिंगर को शोल्डर पे नहीं लगा पा रहा, तो देखो आप अगर अपने हाथ को सीधा करो और उसको शोल्डर तक लेके आते हो, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। वो फ्लेक्शन किस वजह से होती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से होती है। तो ये आपने इसका फंक्शन याद रखना है। फिर इसी तरह ये जो आप लोगों का डोर्सल, मतलब आपके जो फार आर्म की बैक साइड है, जिसको बोलते हैं डोर्सल फार आर्म, इसकी जो सेंसरी इनर्वेशन है वो मस्कुलोक्यूटेनियस करती है। फिर इसी तरह आपकी जो रेडियल साइड है, आपका जो फार आर्म है, इसके अंदर दो बोन है, अल्नर बोन और रेडियल बोन। तो जो आपके रेडियल बोन की साइड का एरिया है, उसकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का काम है। तो अगेन
तीन फंक्शन याद रखने हैं, बाइसेप्स का फंक्शन, फिर उसके बाद फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन फॉर आर्म की, और सेंसरी फंक्शन, ये आपको बताना चाहिए। ये तो था इसका फंक्शन। अब अगर आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी होती है, इंजरी कब हो सकती है? अगर आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस में अपर ट्रंक का डैमेज होता है। आप लोगों ने तीन ट्रंक पढ़े हैं, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। अगर अपर ट्रंक की इंजरी होगी तो आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का डैमेज होगा। अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का डैमेज होता है तो क्या सिम्टम आएंगे? जो आप लोगों को बताए हैं सारे कम हो जाएंगे। बाइसेप्स रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन नहीं होगी, आपके रेडियल आर्म के ऊपर, आपके डोर्सल फार आर्म के ऊपर सेंसरी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। तो देखें, अगर आपने बेसिक फंक्शन पढ़ लिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्लिनिकल जो है ना वो प्रेजेंटेशन याद नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले आप लोगों को फंक्शन बेसिक बता दिया जाए, ऑटोमेटिकली वो आपको क्लिनिकल क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोगों की थी सेकंड जो है ना वो नर्व आती है अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेडियल नर्व। तो अगेन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रेडियल नर्व का फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद आगे इसका जो है ना वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो सबसे पहले रेडियल नर्व का सेंसरी फंक्शन क्या होता है? ये आपका जो पोस्टीरियर साइड होती है आपके आर्म की, उसके बाद आपके देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये आपका आर्म है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्यूबिटल फोसा होता है, ये आपका फार आर्म है, और आगे ये आपकी फिंगर है, लेट्स सपोज इसको आर्म बोलते होते हैं, ये आपका फार आर्म है, और ये आपका हैंड है। तो ये जो आर्म, फार आर्म और हैंड, इनकी जो आपकी बैक साइड होती है, पोस्टीरियर साइड होती है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन नर्व देती है वो रेडियल नर्व है। तो रेडियल नर्व का काम क्या है? कि आपकी सेंसेशन देना पोस्टीरियर आर्म, फार आर्म और हैंड को, ये इसका सेंसरी फंक्शन है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मोटर फंक्शन क्या होता है। इसका मोटर फंक्शन है कि आपकी जो एल्बो है, आपकी जो रिस्ट है, और आपकी जो फिंगर्स हैं, इन सब की एक्सटेंशन कराना। ये भी प्लीज याद रखना कि ये जो आपकी एक्सटेंशन होती है एल्बो की, रिस्ट की, फिंगर की, वो ड्यू टू रेडियल नर्व होती है। फिर उसके बाद ये जो आपकी ग्रिप है, आपकी जो ग्रिप की स्ट्रेंथ होती है, आपकी जो ग्रिप की ताकत है, वो क्यों, किसकी वजह से होती है? भाई अगर आपकी रिस्ट की एक्सटेंशन होगी तो आपकी ग्रिप स्ट्रोंग होगी। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर लेट्स सपोज आपकी रेडियल नर्व काम कर रही है तो वो आपके एल्बो, रिस्ट और आपका जो यहाँ पे मैंने बताया फिंगर्स, इनकी एक्सटेंशन होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी ग्रिप की मजबूती कैसे बनती है, वो बनती है रिस्ट को एक्सटेंड करने से। तो अगर आपकी रिस्ट की एक्सटेंशन होगी तो आपके जो मसल्स काम करेंगे वो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ ज्यादा बनाएंगे। ये तो इसके थे नॉर्मल फंक्शन जो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इसी तरह ये जो आपका ट्राइसेप मसल है, बाइसेप्स आपका फ्रंट पे होता है, ट्राइसेप आपका बैक पे, आर्म की बैक साइड पे जो मसल है वो ट्राइसेप मसल होता है। ट्राइसेप मसल को जो एक तरह से मोटर फंक्शन और जो सेंसरी सप्लाई है वो कौन करता होता है? आपकी रेडियल नर्व करती होती है। तो फोर्थ फंक्शन क्या याद रखना है? कि जो आपका ट्राइसेप्स मसल है, इनकी जो सेंसरी और मोटर इनर्वेशन है वो भी रेडियल नर्व करती है। तो ये चार फंक्शन आपने याद रखने हैं रेडियल नर्व के। अब हम देखते हैं कि पहली बात, रेडियल नर्व का डैमेज कब हो सकता है, मतलब कौन कौन सी काजेज हैं जिनके अंदर रेडियल नर्व इंजर्ड हो सकती है। तो सबसे पहले आपकी जो रेडियल नर्व है वो आपके एक्सिला से गुजरती होती है। तो अगर लेट्स सपोज, आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग किसी चेयर पे बैठते हो तो आप चेयर से अपना हाथ नीचे लटका लेते हो बैक साइड पे, तो वो जो चेयर होती है वो आपके एक्सिला के अंदर जो है ना उसका कह लो कि वो टच कर रही होती है। तो वो लोग जो स्पेशली आपके पास सो जाते हैं चेयर के ऊपर, तो अगर वो सारी सारी रात चेयर के ऊपर सोएंगे तो उनकी जो नर्व है रेडियल नर्व, वो एक्सिला में उसका कंप्रेशन हो सकता है। फिर इसी तरह अगर आप ये जो क्रचेस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रचेस करोगे तो उससे भी आपकी रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर एक्सिला के अंदर आपकी रेडियल नर्व का कंप्रेशन होगा तो आपकी रेडियल नर्व इंजर्ड हो सकती है। फिर उसके बाद अगर आपकी ह्यूमरस का मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होता है, अगर ह्यूमरस का सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो तो एक्सिलरी नर्व, अगर रेडियल नर्व का फ्रैक्चर हो रहा है तो वो ह्यूमरस का क्या होगा? मिड शाफ्ट होगा। ये आपने याद रखना है।
फिर इसी तरह अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ड्राइवर होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, जो मतलब जिनका काम होता है ये जो आपके गाड़ियों के नट्स होते हैं इनको टाइट करना, तो वो कभी अपने हाथ को सीधा करते हैं, कभी पुठा रोटेट करते हैं, मतलब प्रोनेशन और सुपीनेशन करते हैं। तो अगर आप अपने हैंड की प्रोनेशन और सुपीनेशन करोगे, जिस तरह ये स्क्रू ड्राइवर होते हैं, या स्क्रू ड्राइवर का मतलब होता है कि जो लोग गाड़ियों के ये जो टायर नट्स इनका काम करते हैं, इनको टाइट करते हैं, ये तीन काजेज हैं जिनसे आपकी रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपकी रेडियल नर्व इंजर्ड होगी तो क्या होगा। तो देखिए यार, सबसे पहली बात, अगर रेडियल नर्व की इंजरी होती है तो क्या मसला बनेगा। आपकी सेंसेशन खत्म हो जाएगी आर्म के ऊपर, आर्म के ऊपर, आपकी हैंड की बैक साइड पे। फिर उसके बाद आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी एल्बो की, रिस्ट की, फिंगर्स की, तो आपकी रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, एक पर्सन आया उसकी रिस्ट ड्रॉप है, कौन सी नर्व आती है, रेडियल नर्व आती है। फिर इसी तरह आपकी ग्रिप जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी, आपकी ग्रिप जो है ना वो स्ट्रोंग नहीं बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ये याद रखना है। अब देखो एग्जाम के अंदर वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपकी जो रेडियल नर्व है वो आपके आर्म से गुजर के आपकी एल्बो से होके आपके फार आर्म के अंदर आती है, तो अगर तो जो रेडियल नर्व है उसकी इंजरी लेट्स सपोज आपकी यहाँ पे होती है फार आर्म के अंदर या आपके हैंड के अंदर होती है, तो आप लोगों ने याद रखने उसके अंदर जो मैंने अभी सिम्टम बताए हैं वो आएंगे। अगर रेडियल नर्व की इंजरी बिलो द एल्बो है, मतलब फार आर्म पे है या आपके हैंड वाली जगह पे है, तो उसको सिम्टम क्या आएंगे, सेंसेशन का मसला, रिस्ट ड्रॉप का मसला और ग्रिप स्ट्रेंथ का मसला बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये जो मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं इसमें इंजरी अबव द एल्बो आएगी, ठीक है, कि अगर पर्सन को इंजरी एल्बो से ऊपर होती है तो उसको सिम्टम क्या क्या आएंगे। अगर क्या हो, इंजरी अबव द एल्बो हो, तो उसमें सिम्टम क्या याद रखने हैं आप लोगों ने, एक तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, सेकंड उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और थर्ड पे क्या याद रखने कि उसकी जो सेंसेशन है आर्म के ऊपर, फिर फार आर्म के ऊपर, उसके डोर्सल हैंड के ऊपर वो कम हो जाएगी। अब लेट्स सपोज अगर वो कहता है कि इस बंदे की जो इंजरी है वो एल्बो से नीचे है, मतलब एल्बो से ऊपर नहीं, एल्बो से नीचे है, तो फिर इसको क्या सिम्टम आएंगे। तो आपने क्या याद रखना है कि इस कंडीशन के अंदर पर्सन की जो सेंसरी लॉस होगा वो फार आर्म के ऊपर आएगा, आर्म के ऊपर नहीं आएगा। पहले पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है कि इन लोगों के अंदर भी क्या होगा, जो रिस्ट है वो आपके पास ड्रॉप हो जाएगी। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इंजरी का लेवल कहाँ पे है, अबव है या बिलो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया है कि अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है, उसको लेट्स सपोज वो आपके पास आया है, उसका ट्राइसेप का फंक्शन नॉर्मल है और उसके पोस्टीरियर आर्म की सेंसेशन नॉर्मल है। ट्राइसेप का फंक्शन नॉर्मल है और पोस्टीरियर आर्म की सेंसेशन नॉर्मल है, और उसकी रेडियल नर्व की इंजरी है। तो आप बताएं वो जो इंजरी हो रही है वो कहाँ पे होगी। तो हमने पढ़ा कि जो रेडियल नर्व है वो तीन जगह पे इंजर्ड हो सकती है, एक्जिला में, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में, या फिर आपका जो ये लाइक प्रोनेशन या सुपीनेशन स्क्रू ड्राइवर का बताया। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अगर किसी बंदे को ह्यूमरस की मिड शाफ्ट का फ्रैक्चर हो, इस कंडीशन में आपका ट्राइसेप्स का फंक्शन और आपके पोस्टीरियर आर्म की जो सेंसरी सेंसेशन होती है वो लॉस नहीं होती, वो स्पेयर्ड हो जाती है, वो बच जाती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। अगेन मैं बता दूं, सबसे पहले आपको काजिज पता होनी चाहिए, कौन सी काज इंजर्ड कराती है, फिर उसके बाद आप लोगों को जो क्लिनिकल पिक्चर है वो पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इसमें से आने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें कि लो जी इसको रट्टा नहीं लग सकता, ये काम ही रट्टे वाला है। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के अंदर ज्यादातर आपकी नर्व्स मसल्स आते हैं, आपके एक पूरी बॉडी के जो अपर लिम लोअर लिम के मसल्स नर्व्स हैं वो करेंगे, तो वो रट्टा लगना ही लगना है। जस्ट जो कंसेप्ट हैं वो मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा, जो चीज मेमोराइज करने वाली है वो भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो ये आपके पास थी थर्ड नर्व। अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपकी मीडियन नर्व को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मीडियन नर्व का काम क्या होता है, फंक्शन इसका क्या है। तो मीडियन नर्व का काम होता है
आपकी जो रिस्ट है उसकी फ्लेक्शन कराना। फिर उसके बाद आपके ये जो मसल्स होते हैं, ठीक है, आपके हैंड के जो मसल्स हैं जिनको लुम्ब्रिकल्स बोलते होते हैं, ये इंशाल्लाह जब हम लोग हैंड की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे फिर मैं आप लोगों को सारा करवा दूंगा। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि जो मीडियन नर्व है, चलो इसका मोटर फंक्शन क्या याद रखना है, रिस्ट की फ्लेक्शन कराना। सेंसरी फंक्शन क्या याद रखना है कि जो आपका स्पेशली इसके अंदर थिनार मसल आता है, थिनार मसल या जो थिनार मसल वाला एरिया, अगर आप लोग अपने हैंड को देखोगे तो जो आपके थंब वाला अंगूठे से नीचे एरिया उसको थिनार बोलते होते हैं, और जो आपका उससे नीचे वाला एरिया होगा उसको हाइपोथिनार बोलते हैं। तो मीडियन नर्व का काम क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन देना आपके थिनार मसल वाले एरिया को। फिर इसी तरह इसका काम है कि ये जो आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है, मतलब आपका थंब हो गया, फिर उसके बाद आपकी इंडेक्स फिंगर होगी, आपकी मिडिल फिंगर होगी, इनको आगे से और पीछे से भी सेंसरी इंफॉर्मेशन देना, ये आप लोगों ने इसके फंक्शन याद रखने हैं। अब लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है, उसकी मीडियन नर्व की इंजरी होती है। पहली बात, मीडियन नर्व की इंजरी कब हो सकती है, अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो। ह्यूमरस का फ्रैक्चर किस जगह का, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। ह्यूमरस का अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो तब मसला बन सकता है। या फिर आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम, आप लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो उसमें भी मीडियन नर्व की इंजरी हो जाती है। तो अगर इन दोनों काजिज की वजह से, किसी एक की वजह से या दोनों की वजह से मीडियल नर्व की इंजरी होती है, तो पर्सन को क्या सिम्टम आएंगे। सबसे पहला, उसका जो हाथ की सॉरी रिस्ट की फ्लेक्शन होगी वो पूरी तरह नहीं होगी। फिर उसके बाद उसके जो ये हैंड के मसल्स हैं, ठीक है, हैंड के मसल्स क्या हो जाएंगे, उनका फंक्शन लॉस हो जाएगा। मैं यहाँ पे हैंड के मसल्स को डिस्कस नहीं करूंगा, ये आगे हैंड एनाटॉमी के अंदर करेंगे। जस्ट लेकिन यहाँ पे याद रख लो कि जो आपकी रिस्ट फ्लेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, आपके हैंड के जो मसल्स हैं वो काम नहीं करेंगे। और उसके बाद आपकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन थी आपके थिनार मसल के एरिया पे, या आपकी जो लेटरल फिंगर्स हैं उनके आगे और पीछे से, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन का भी लॉस हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई बंदा आता है, वो आपको आके बोलता है डॉक्टर साहब मेरा जो अंगूठा है या मेरी जो इंडेक्स फिंगर है या जो मेरी मिडिल फिंगर है, ये मुझे सोई सोई लगती है, इस पे पता नहीं कोई सेंसेशन फील ही नहीं होती, तो आपसे पूछेंगे कौन सी नर्व की इंजरी है, मीडियल नर्व की इंजरी है। तो देखें, ये आपका लेट्स सपोज थंब है, ठीक है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, फिर उसके बाद ये आपकी रिंग फिंगर है, और ये आपकी लिटिल सबसे छोटी जो फिंगर होती है। तो ये एक तरह से आपका हैंड है। तो ये जो आपका थंब है, उसके बाद ये जो इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी मिडिल फिंगर है, इन तीनों की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो मीडियल नर्व कराती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर कोई बंदा आता है वो आपके आगे बोलता है कि इन तीनों लाइक थंब के ऊपर और आपकी ये जो फर्स्ट टू फिंगर्स हैं, अगर इन पे मुझे अजीब सी सेंसेशन फील होती है या मुझे पैरास्थीजियाज होते हैं, एबनॉर्मल सेंसरी सेंसेशन होती है, तो वो मीडियल नर्व का मसला होगा। तो ये आप लोगों ने इन नर्व्स को अपनी बुक से देख लेना है। मस्कुलोस्केलेटन के अंदर जब आप फर्स्ट एड को ओपन करेंगे तो आई थिंक वहां पे आप लोगों को इंशाल्लाह सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये चार नर्व्स हमने पढ़ी हैं, बाकी जो है वो इंशाल्लाह आगे कल करेंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है। मैंने आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से बता दी है, लेकिन अगर फिर भी बुक से अगर आप लोगों को लगे कि ये चीज नहीं बताई तो आप लोगों ने शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह जो है ना वो कर लेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई मसला बनेगा तो वो कर लेंगे। अब साहिल यार, ये इंशाल्लाह कल करवाएंगे, यहाँ पे बच्चे कुछ न्यू भी हैं तो आई थिंक उनके लिए इतना भी वो इतना अच्छे से कर लें, बहुत अच्छी बात है। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है ना वो कल कर लेंगे। तो यहाँ पे डेली क्लास का लिंक आप लोगों को ग्रुप के अंदर आ जाएगा करेगा। क्लास की जो टाइमिंग है वो सेम है, इसी टाइम पे ही आप लोगों को क्लास का लिंक आया करेगा। तो आप लोग अपना जो भी स्केड्यूल है उसको इसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है ना वो देख लेंगे। तो मुसवर इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देना, इसके ऊपर लिख देना अपर एक्सट्रीमिटी नर्व पार्ट 1, पार्ट 2 फिर इंशाल्लाह कल जो है ना वो करेंगे। बाकी जो क्लिनिकल की क्लास है उसका लिंक आप 55 पे जो है ना वो शेयर कर